राम राम दोस्तों, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग आरआरबी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट किया मैथ्स की प्रैक्टिस करना, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं सभी आरआरबीज के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक यूनिट से हम एक एक दो क्वेश्चन लेकर चलें और टाइप्स हम डिस्कस करते चलें, जिससे आपकी कॉम्पैक्ट तैयारी मैथ्स की बनी रहे, आपको बहुत भटकना ना पड़े। यदि आपने पूरी प्रिपरेशन पूरा मैथ्स तैयार करके रखा है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहां मैथ्स आप पूरा रिवीजन एक साथ एक ही लेक्चर में कर सकते हैं, सभी टॉपिक्स का रिवीजन। और हम कोशिश करेंगे कि सभी कंसेप्ट आप लोगों तक सभी टाइप और कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचा दें। तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोगों की स्क्रीन पर 1755 रुपए में किताबों का एक सेट एक दुकानदार बेचता है तो उसे 22% की हानि होती है। हानि या लाभ किस पर होता है? दोनों होते हैं कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य को खरीद को लिया जाता है 100%। 22% हानि मतलब कितने परसेंट में बेची? 78% में। फिर सवाल में कहा जा रहा है 6% लाभ में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा? कितना परसेंट पूछा जा रहा है? 106% पूछा जा रहा है। और हमेशा जब भी ऐसी बात आएगी, कुछ दिया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, तो हम लिखते किस तरह से हैं? हमें 78%, 78% दिया जा रहा है, 106% हमसे पूछा जा रहा है, इस तरह से लिखते हैं। 78% कितना है? 1755। 1755 है। हम 13 से भाग लगाएंगे क्योंकि 78 13 से कटता है। 13 छक्के 78, 13 से काटेंगे 13 एकम 13 बचेगा 4, 13 3 39 बचेगा 6, 13 पंजे 65। 3 से काटेंगे ये कटेगा 2 बार, 3 से काटेंगे ये कटेगा 45 बार, फिर 2 से काटेंगे ये 53 हो जाएगा 53। 45 से गुना करेंगे 53 में, तेजी से आप गुना करेंगे। 45 से 135 होगा, अभी यहीं पर किया था। फिर 45 पंजे 225 और वहां से 13 बच गया था, 225 और 13 238, 2385 रुपीज। स्वीट एंड शॉर्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को सॉल्व करना हो, आप हमसे उम्मीद ना करें कि हम आपको टाइम देंगे। टाइम आपके पास अवेलेबल है, आप पॉज करें, सॉल्व करें, फिर उसके बाद देख लें। जरूरत लगे सॉल्यूशन देखें, नहीं लगे स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएं। और पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो जो हमारा डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर अवेलेबल हो जाएगा आपको इसके पीडीएफ्स। 6% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पर 3/3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 हो जाती है। यहाँ अमाउंट हमें दे रहा है और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन कितने परसेंट होता है? मूलधन होता है 100% और एक साल में 6% ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 6 18, 3/4 वर्ष है। 6 के हिसाब से 3/4 वर्ष का ब्याज परसेंट में ये हो जाएगा। इसे हम टोटल काउंट करेंगे, ये हो जाएगा 122.5। ये 4.5 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 का आधा 4.5, 118 और 4.5 122.5। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए। दे रहा है हमें अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, और चाहिए हमें क्या? प्रिंसिपल। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे जो दे रहा है वो नीचे लिख दिया जाएगा 122.5, और पूछ क्या रहा है? 100% राशि पूछ रहा है वो। ये कितना दे रहा है? 2940। पॉइंट हटाएंगे, जीरो कहीं भी लगाना हो यहां लगा देते हैं। 25 से काटते हैं, 25 से 122 कटेगा 4 बार, 22 बच जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 कटेगा 25 से 9 बार, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार कटेगा और 0 आ जाएगा। 49 7 से कटेगा 7 बार, यहाँ 7 चौक 28 और बचेगा 1, 7 दूनी 14। 7 से काटेंगे 7 छंग 42, 6 चौक 24। देखो कितने सिंपल टाइप की कैलकुलेशन यहाँ पर है। कहीं पर आपको कैलकुलेशन लंबी और बड़ी भी मिल सकती है। तो उम्मीद है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आराम से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 और 6:7 में होता है। दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करना है। पहले वाले कंटेनर को पूरा उड़ेलना है हमें दूसरे कंटेनर में, जिसमें हमें अनुपात बराबर चाहिए, 1:1 हमें चाहिए। और वो पूछ रहा है अगर पहला कंटेनर का क्वांटिटी 3.5 लीटर है तो दूसरे कंटेनर में क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए।
अब हम देखें इसमें हम इसे शहद के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और पानी के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम मीठे के लिए सॉल्व करते हैं इसे। तो मीठे के लिए देखेंगे अपन क्या है 4 और 3, तो टोटल कितना 4 है 7 में से, कंटेनर 1 और कंटेनर 2 ये शहद लिख रहे हैं अपन। दूसरे कंटेनर में 6 शहद है, टोटल 6 और 7 13 में से। फाइनली क्या चाहते हैं 1/2 मतलब आधा शहद हो जाए वो, और यहां डिफरेंस लिखते हैं हम, नीचे एलिगेशन लगा रहे हैं हम। अब यहां फ्रैक्शन में भिन्न में नीचे 7 13 और 2 आ रहे हैं, इसे सिंपल करने के लिए कहीं पर भी एक सबसे सरल तरीका है एलसीएम। 7 13 और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे तो सीधे सीधे हम यहाँ क्या लिख देते हैं 7 13 और 2 का गुणा करने की जगह 7 हम हटा ही देते हैं क्योंकि 7 नीचे है। 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा गुणा, यहाँ तीनों का गुणा करना था 13 छोड़ देते हैं, बचेगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर ये दोनों बचेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 13 7 91। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन हम देखें 26 चौक 104, 104 और 91 का अंतर हो जाएगा 13 यूनिट, और यहाँ 14 छक्के 84, 84 और 91 का डिफरेंस हो जाएगा 7। हमने सवाल में देखा पहली क्वांटिटी तो 3.5 है, जबकि यहाँ कितना आया है 7, तो 7 को कितना बोल रहा है 3.5, 3.5, तो 13 भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 6.5 लीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरी क्वांटिटी होगी 6.5, ऑप्शन नंबर बी। लगातार तीनों क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ नहीं आए आप यहां इसे वापस से रिपीट करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसे एक्सप्लेन कर दें तर्क संगत रूप में। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, माइनस का 4.6 इंटू माइनस का 4.6 डिवाइडेड बाय, अब इसे हम ऐड करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, ये घट जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस बना रहेगा, 2 से काटेंगे, ये 23 मतलब 2.3, ये 23 मतलब 2.3, 23 का वर्ग 23 का स्क्वायर 529, 529, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, और दशमलव कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 डिजिट्स के बाद 5.29 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 5.29 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले कंपनी को उसकी पूंजीगत निवेश के 60% का नुकसान हुआ था। अगले वर्षों में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की, जो लॉस हुआ था उसकी वसूली की, वसूली 2 चरण में की। पहले चरण में उनने 1 लाख रुपए उगा लिया और दूसरे चरण में प्राप्त कर लिया उनने 80,000, तो टोटल जो कलेक्शन कर लिया 1,80,000 का कर लिया। मतलब लॉस कितने का हुआ था 1,80,000 कह लो या 60% कह लो, वो पूछ रहा है। तो उनका प्रारंभिक पूंजी निवेश क्या था, मतलब टोटल पूंजी कितनी थी, 100% होती है टोटल पूंजी, और लॉस के बारे में बता रहा है, मतलब 60% वो दे रहा है 1,80,000, और वो पूछ रहा है हमसे 100% कितना होगा। 60% दे रहा है, 100% पूछ रहा है, बार बार एक ही तरह की जो स्टेप है वो रिपीट हो रहा है। 6 से काटेंगे ये 3 बार, ये 3,000 हो जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे, 3 लाख हो जाएगा, 300,000, 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरुण की आय बाला की आय की 150% है। अरुण और बाला, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, ये 100 है तो वो 150 होगा, कैंसल आउट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/2। फिर उसके बाद बोल रहा है चंदू की आय के बारे में बता रहा है, अरुण की आय से कंपैरिजन करके अरुण की आय की 120% है, ये 100 होगी तो ये 120 होगी, कितना हो जाएगा गाइस 5/6, 5/6 हो जाएगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है अरुण, यहां भी अरुण है और यहां पर भी अरुण है, तो जो कॉमन है उसे हम कहां लिखेंगे बीच में, जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे बीच में, वो कहीं भी जा सकता है इसलिए उसे बीच में लिख लिया। अब बी मतलब बाला के लिए 2 है यहां पर और अरुण के लिए 3, 3 के पास में जगह खाली है 3 लिख दिया। फिर उसके बाद अरुण के लिए नीचे क्या है 6 और
सी चंदू के लिए कितना है 5, 6 के पास में जगह खाली है 6। अब रेशियो कितना हो जाएगा 12, 18 और 15। 3 कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 काट देंगे, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4, 6 और 5। ये बन जाएगा इनका रेशियो 4, 6 और 5। देखो कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं, हाँ अरुण का 3 लिख दिया, बाला का 2 लिख दिया, चंदू का 5, चंदू का 5 और अरुण का 6, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक लिखा है। 5 और 6 11 और 4 15 और कुल आय दे रहा है वो हमें 86,000। तो इसमें कैलकुलेशन एक बार अपन चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या है 3 और ये 6 और 5, अरुण कितना आ रहा है ये कैलकुलेशन में है, देखो यहां पर कितना होगा, ये होगा 6/5। तो यहां पर करेक्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन को। हाँ किसी का मन कर रहा होगा कमेंट करने का, सर ये 6 और 5 कर लो, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, थैंक यू। अब इसका इंटू करेंगे अपन, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। अब देखें यूनिट्स के हिसाब से कितना हो रहा है 10 और 15 25, 25 और 18 43, 43 यूनिट्स हो रहा है, लेकिन यहां कितना दे रहा है 86,000। तो 43 यूनिट हमें पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है चंदू की आय। चंदू की आय कितनी है 18, हमें 43 यूनिट पता है और हमें निकालना है 18 यूनिट। 43 यूनिट कितना पता है हमें 86,000, 86,000। 43 से काटेंगे हम, 2 बार कटेगा 2000 और 18 का डबल होगा 36 और 3 0 जैसे के तैसे लिख जाएंगे। 36,000 हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सरल सा क्वेश्चन था, बस रेशियो तक हमें पहुंचना था। यहां जल्दबाजी में हमने 5/6 लिख दिया था 6/5 की जगह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए जिसके अधिकतम अंक 450 थे। मैक्सिमम परसेंट कितना होता है 100% नंबर आ सकते हैं और 100% कितना है 450, उसे कितने मिले 58%। तो अंक कितने हैं, उसे कितने नंबर मिले हैं। 100% को क्वेश्चन में बताया जा रहा है, 100% है 450। तो ये बताओ 58% कितना होगा। 100 दिया है 58 पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये स्टेप अप्लाई होता है, इसलिए आपको उसी तरह से बताया जा रहा है। इसका 58% नहीं बता रहे हैं। ये 0 कैंसिल आउट कर दिया, 5 से काटेंगे ये 9 बार, 5 से काटेंगे ये 2 बार, 2 से काटेंगे ये 29 बार हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 29 9 261, 261। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। देखो 2 चीजें इसमें पूछी जाती है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग। यहां पर अभाज्य गुणनखंडों का योग की अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन कौन से हैं। 9 अभाज्य नहीं है, 12 अभाज्य नहीं है। 9 किसमें टूटेगा 3 की घात 2 और 6 पहले से है, हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं है। 12 किसमें टूटेगा 3 और 2 में, 12 टूटेगा 3 और 4 में टूटता है, ये आएगा 2, ये हो जाएगा 4 सॉरी, पावर से कोई भी मतलब नहीं है, 7 की घात 7। 3 कितनी बार आ गया 4 बार यहां है और 12 बार यहां है, 12 और 4 16 बार। 2 कितनी बार 8 बार और 7 कितनी बार 7 बार। जोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 है, 2 है और 7, 3 और 2 5 और 7 12। अभाज्य गुणनखंडों का योग, अगर वो हमसे पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तब हम बोलते 16 और 8 24 और 7 31। अगर किसी का आंसर 31 आ रहा है, नन ऑफ दीज लग रहा है, वैसा नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इसका 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, a² - b² और नीचे दे रहा है ab, a² - b²। अब यहां देखो a + b और a - b है, तो हम तो a² + b, a + b और a - b लिखते हैं। आपको पहले भी बताया, दोनों लेक्चर में समझाया है, इसके बिना पेपर मुश्किल हो जाता है। तो a + b और a - b एक बार जोड़ के लिखना है और एक बार घटा के लिखना है। अब ये बहुत साधारण और समझने वाली बात है बच्चों। ये स्टेप दोनों प्लस में है, इसमें से एक माइनस में है।
जब हम इनको प्लस में लिखेंगे तो 252 कट जाएगा, ठीक बात। जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो 525 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं ये वाला स्टेप, फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी लिखेंगे तो 525 बचेगा 2 बार, 525 बच जाएगा और ये दोनों प्लस में लिखने की वजह से 252 कट जाएंगे। फिर गुणा, बीच में गुणा लगा है, गुणा लगा दिया। a माइनस बी, जब हम इस स्टेप में से इसे घटाएंगे पूरे को तो ये प्लस हो जाएगा, ये स्टेप माइनस हो जाएगा, 525 कट जाएगा, 252 बचेगा 2 बार, तो 2 बार बचेगा 252। और नीचे क्या लिखा है 525 और 252, ये दोनों कट जाएंगे, 252 525, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर। लगातार आंसर बी ऑप्शन आते जा रहा है। अगर तुम जय माता दी भी करो तो बी पर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हम सॉल्व नहीं करेंगे इसे, आप ध्यान देना यहां पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंडर रूट के अंदर 8 अंक के बाद है तो अंडर रूट के बाहर आएगा कितने डिजिट के बाद आएगा 4, या यूं समझ लें ऊपर से आप पॉइंट हटाओगे नीचे 8 जीरो आ जाएंगे, बाहर कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे नीचे, तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव 4 के बाद। फिर हम देखें यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव पहले में नहीं है, दूसरे में 6 के बाद, चौथे में 3 के बाद, सिर्फ तीसरा आंसर पॉसिबल बन रहा है। ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों के बाद 3000 की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रतिवर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है। CI लिया जा रहा है 12% के हिसाब से 3000 रुपए पर 2 साल के बाद। अब 12% के हिसाब से यदि देखा जाता है तो 25.44 हो जाता है ब्याज, 25.44 ब्याज हो जाता है। मिश्र धन पूछा है तो वो भी बता देंगे हम, सीधे सीधे क्या निकाल देते हैं, हम निकाल देते हैं 100% हमें राशि दे रहा है, हम ब्याज निकाल देते हैं और उसे जोड़ देंगे मूलधन में। ब्याज कितना 100% हमें दे रहा है, कितना है 3000, 100% 3000 है तो ब्याज कितना बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से आप इसे सॉल्व कर लोगे। पहले और दूसरे साल ब्याज 12 है, इसे सॉल्व करके आ जाएगा 25.44। और आपको और सीधे सीधे करना है और सीधा करना है तो आप कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 125.44 निकाल लें, सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देख लेते हैं हम, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 3 से इंटू करना है, 4 तिये 12 का 2, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, फिर 3 पंचे 15, 15 और 1 16 का 6, 3 दूनी 6 और 1 7। क्या गड़बड़ किया है हमने, 100% दे रहा है, 25.44% हमने ब्याज निकाला है 2 साल का, ठीक निकाला है बिल्कुल। कितना आ रहा है 763.2, तो 3763 हमारा आंसर बन जाएगा। 3763 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है, लगभग वो बोल रहा है लगभग 12%, तो लगभग हमारा आंसर बन जाएगा 3763। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CI का सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। XYZ एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 210 रुपए कमाते हैं। XYZ के कार्य का अनुपात 4, 6 और 5 है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो जितना काम करेगा उतना उसे पैसा मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है XYZ में काम जब हुआ तो X ने किया 4 और Y ने किया 6 और Z ने किया 5। वो जानना चाहता है Z को कितना पैसा मिलेगा, और सभी को मिला के कितना मिल रहा है 210, और सभी को मिला के यहाँ के हिसाब से 4 और 6 10 और 5 15 यूनिट दे रहा है, और हमसे पूछ रहा है Z को 5 कितना होगा। 1/3 दिख रहा है पर सॉल्व कर देते हैं। 200 5 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे ये आ जाएगा 70 रुपए। Z को मिलेगा 70 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक कार 4.5 लाख रुपए में खरीदता है
और उसकी सहायक सामग्री, उसमें एसेसरीज लगवाता है, 1.25 लाख रुपए की एसेसरीज लगवाता है, और उसके बाद उसे कार समझ नहीं आती है, वो 20% के लॉस में उसे बेच देता है। तो बताओ कार कितने की बेची? पहले खरीद तो लें तब बेचेंगे। 4.5 लाख और 1.25 लाख, 5,75,000, 5.75 की उसने खरीदी। तो बेची कितने परसेंट में? 80% में। तो हम तो जैसे करते हैं वैसे देख लेते हैं। 100% कितना है? 5.75। कितने परसेंट पूछ रहा है? 20% लॉस में बेची, 80% वो पूछ रहा है। एक जीरो काट देते हैं, 8 में से 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5 से काट देते हैं 1 पॉइंट आ जाएगा। 7 में कितनी बार भाग जाएगा? 1 बार जाएगा, और 2 यहां आ जाएगा, 25 में 5 बार। 115 का 4 गुना 460, मतलब 4.6 लाख, 4.6 लाख या 4,60,000, 4.6। ऑप्शन नंबर डी चेंज हो गया, बी से डी आ गया। 570 और 1425 का HCF और LCM बताना है। HCF क्या होता है? HCF होता है दोनों का कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, ये दोनों नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। और LCM क्या होता है? इन दोनों से वो नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि वो है मल्टीपल, तो दोनों से डिवाइड करेंगे LCM को, और ये जो दोनों नंबर है ये HCF से डिवाइड होंगे, ये दोनों नंबर, ये होगा। अब 570 और 1425 डिविजिबल होंगे पहले वाले से। अब 570 को ही देखें, 570 को देखने जाएंगे तो 285 का डबल है, दिख रहा है सीधा सीधा। ठीक है, चलो तो फिर क्या कट जाएगा? 2 ऑप्शन हट जाएंगे, बी और सी और डी। फिर आते हैं हम फर्स्ट और सेकंड पे, 2850 और 2750। 2750 इसे हम देखेंगे 1425 से, इसे देखेंगे 1425 का डबल कितना होता है? 2850, और ये कितना लिखा है? 2750। तो क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। और यूं भी तुक्के में तुम बी लगाने वाले थे। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी मतलब LCM पर पहुंचना है आपको, जिसे 1780 में जोड़ने पर, अच्छा हटाओ ये LCM का नहीं है, सॉरी, जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग बन जाए, होल स्क्वायर नंबर का ही क्वेश्चन है। हम जोड़ के चारों ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से ये दिखेगा। 1780 में 46 जोड़ोगे, 1826 ये दिखेगा, 1826 दिखेगा, 49 जोड़ोगे ये दिखेगा 1829, फिर 59 जोड़ोगे ये दिखेगा 1849, 69 जोड़ेंगे, फिर 72 जोड़ना है, ये हो जाएगा 1852। अब 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। जो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें 2 चीजें पहले हम देखेंगे। पहले लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे 1 से 25 तक के वर्ग में से आते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा आते हैं 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग में से आते हैं, आखिरी के 2 अंक। जैसे 26 किसी के स्क्वायर में आता है 1 से 25 तक, किसी में भी नहीं दिखता। 29 दिखता है, 49 दिखता है, 52 नहीं दिखता, 52। सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, सेकंड और थर्ड। अब ये वाला रूल हमने यूज कर लिया। अगला होता है जो डिजिटल सम होता है, अंकीय योग, डिजिटल सम, अंकीय योग। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका अंकीय योग यदि आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1, 4, 7 या 9, इनमें से एक आएगा, फिक्स है। ये 2 ऑप्शन बचे, 8 और 1, 9 हटा देते हैं, 9 हटा देते हैं, 11 है 2, ये पॉसिबल नहीं है। ये देखते हैं 8 और 1 9, 9 हटा देंगे, ये बचेगा 4, आंसर 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9.5% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपए था, तो निवेश की गई राशि बतानी है। दे क्या रहा है हमें? ब्याज की राशि दे रहा है 456 रुपए, और परसेंट में ब्याज हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 9 के हिसाब से 6 साल का कितना हो जाएगा? 6 नाम 54, और आधे के हिसाब से 6 साल का कितना हो जाएगा?
3, तो 54 और 3 57% हमें मिल रहा है ब्याज, और हमसे पूछ रहा है 100% राशि कितनी होगी। 57% हमें दे रहा है, 100% हमसे पूछ रहा है। 57% कितना दे रहा है? 456। 19 से काटोगे 3 बार कटेगा, 19 थी 57, 19 दूनी 38, 38 के बाद बचेगा कितना? 7 बचेगा, 19 चौक हो जाता है 76, 3 से काटेंगे ये 8 बार। आंसर क्या आ गया? 800। और क्या सरल क्वेश्चन दे आरआरबी तुम्हें पास करवाने के लिए। हिम्मत रखोगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे एक के बाद एक धड़ाधड़। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2019 का, आखिरी बार जब हुआ था। मणि 8000 एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जा रही है, की जाती है, तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? वो अमाउंट पूछ रहा है। मिश्र धन कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से, तो मिश्र धन कितना होगा? 125। 5% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पीछे रिलेशन आपको बताया, x + y + xy/100। 5 रख के हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 10.25%, 10.25% ब्याज मिल जाएगा। पैसा वापस आना है, मिश्र धन होगा, तो मिश्र धन क्या होगा? 100%। मूलधन भी तो वापस आएगा। 110.25% हमें निकालना है और 100% हमें दे रहा है। 100% कितना है? 8000 है। 100% 8000 है, तो हमसे पूछ रहा है 110.25% कितना होगा। 0 हम बाद में लगा लेंगे, गुना करते हैं। 8 पंजे 40 की 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 0, फिर उसके बाद 0 आ गया, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 एकम 8 आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 8840 रुपए। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, देखो कहां पर एरर हो रही है। 8 पंजे 40, ये 0 पहले ही लगा दिया। 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 40 का 16 और 4 20 का 0, फिर उसके बाद 8 का 0 में नहीं जाएगा भाग, तो ये था 20 बन गया था, ये हो जाएगा कितना? 20 का क्या आ जाएगा? 2। 8820, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, सीआई का, सीधा सीधा। 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले अनुपात कितना था? उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। पोता यदि x है तो वो कितना होगा? 6x। 3 साल बाद, पहले वर्तमान तो आ जाए, तो वर्तमान पर हम आते हैं। वर्तमान हो जाएगा x + 3, और ये भी बढ़ जाएगा 3 साल, x + 3। 3 साल बाद, 3 year आफ्टर 3 year, 3 साल बाद ये हो जाएगा 3 साल और जुड़ जाएंगे, x + 6, और ये हो जाएगा 6x + 6। ये बिल्कुल लंबा करके बताया, अदरवाइज सीधे लिखा जाता x + 6 और 6x + 6। अब हम देखें क्या कह रहा है। उसकी आयु, उसके पोते की आयु के 4 गुने से 6 ज्यादा। पोते की आयु का 4 गुना कर दें और 6 जोड़ दें, तो दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। सबसे पहले 6 और 6 ये कट जाएगा या घट जाएगा। ये 4 बार x यहां पर, 6 बार, 4 बार x यहां आके घटेगा, 2x बचेगा, यहां पर 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। क्या जानना चाहता है? वर्तमान आयु जानना चाहता है पोते की। पोते की वर्तमान आयु कितना है? x + 3, तो ये हो जाएगा 12 और 3 15, 15 हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा देता है, और ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन पर जो 36 किलोमीटर दूर है टाइम से पहुंच जाती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां वो 6 मिनट लेट है,
और 6 मिनट कवर कर रहा है स्पीड बढ़ा के, तो दो नॉर्मल स्पीड और स्पीड बढ़ा के दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 मिनट आ रहा है। तो T1 माइनस T2 ये हमें दे रहा है 6 मिनट, और R में अपन को लिखना है 6/60 अपन लिख लेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में यहां पर हमें दे रहा है स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है दोनों कंडीशन में 36 है। यहां चाल नॉर्मल चाल उसकी x थी और चाल बढ़ा दी उसने x प्लस 4 कर दी, तो ये आ जाएगा 1/10, ये 1/10 आ जाएगा। अब हम देखें 36 को भाग लगाने वाली संख्या देखना है, सॉल्व करके 1/10 आ जाए। अब पुट करके इसमें वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है। 36 से देखेंगे, 36 से देखेंगे ये 40 हो जाएगा। हाँ 36 से हमारा काम बन रहा है, 36 से 36 कट जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये कितनी बार 9 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 बटा क्या आ जाएगा, सॉरी 10 में से 9 जाएगा, 1/10 बच जाएगा। तो किससे हमारा काम हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से काम हो रहा है। x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। यहां से हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप इस तरह की इक्वेशन पर पहुंचा आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, और कई सारी जगह पर ऐसी कंडीशन बनेगी, तो बेहतर है कि हम इसमें ऑप्शन डाल के देख लेंगे, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। ट्रेन एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। सीधा सीधा टाइम का रिलेशन लगाना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या ली जाती है इस कंडीशन में, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर, टाइम आने वाला है सेकंड में, तो जो स्पीड 160 में दे रहा है इसे बदल लेते हैं हम किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में। सॉल्व करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे इसको, ये 4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे ये 9 हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 81 और नीचे हो जाएगा 20। हम 10 अलग कर लेते हैं, 10 अलग कर लेते हैं और 2 अलग कर लेते हैं। अब कैंसिल आउट करते हैं, 81 को हमने काटा 2 से, 4 बार कटेगा, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा दिया, नहीं जा रहा है 0 लगा दिया, फिर भी नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा दिया। अब ये क्या बन गया 10 बन गया, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार, लेकिन अभी भी नीचे 10 है तो ये हो जाएगा 4.05 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। अब उसने पूछा ही इस तरह से है तो फिर हमें इसी तरह से आंसर करना पड़ेगा। आप देखें इसमें भूलने या कहीं पर भी ना समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगले क्वेश्चन पर हम चलें। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा हमसे, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं 72, 30 और 78 है को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या है। देखो कभी भी इस तरह से सवाल आ जाए, आपको 99% एक अप्रोच पर काम करना है, वो है पाइथागोरस समकोण त्रिभुज 99%। तो यहां हम देखें सबसे बड़ी भुजा क्या है 78 है, 78। आप पाइथागोरस से इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 72 और 30। आप सॉल्व करके देख लेना, चेक करके देख लेना। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 72 और 30। साथ में वो हमसे कह रहा है 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर। अब इस एरिया पर 20 पैसा पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगाना है, तो पैसे के हिसाब से थोड़ी लगाएंगे, अपन रुपए के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ 20 से तो गुना कर दिया, लेकिन 100 से हमने भाग लगा दिया, ये रुपए में कन्वर्ट कर दिया। 0 कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 72 तिया हो जाएगा 216 रुपए हमें इसमें खर्च करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। आई थिंक इसमें भी ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा, बेसिक चीज है, बस आप इस बात को ध्यान रखना, ज्यादातर वो बात करेगा पाइथागोरस की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4, x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8 और लास्ट स्टेप है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वो पूछ रहा है HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, इनका पार्ट होता है HCF। ये सबसे छोटा दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह क्या दिखेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इससे ज्यादा ये एक्सप्लोर होगा नहीं। और क्या करोगे, इनटू करोगे, वापस वहीं पहुंच जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर। तो ये बनेगा एक्सपेंड करके। हमने ऑप्शंस में देखा इतना पहले ऑप्शन में दे रहा है, इससे ज्यादा टुकड़े इसके होंगे नहीं, तो कॉमन इससे ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता, मैक्सिमम यही कॉमन मिल सकता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कोई जरूरत हमें नहीं है कि हम बाकी सभी ऑप्शंस को देखकर चेक करें या इनको एक्सप्लोर हम करें, बार बार हम कॉन्जिक्यूटिवली फॉर्मूला इसमें लगाएं, कोई जरूरत नहीं है हमें लगाने की। हमने लास्ट स्टेप को देख के आंसर टिक कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ट्रिगो से। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन है, लेकिन भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सिंपल ही है, r इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज r साइन थीटा इज इक्वल टू 7/2। और हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू निकालना है r की। अब वैल्यू r की निकालना है तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या दिखेगा। हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिखेगा हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू दिखेगा हमें 7/2r और कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिखेगा 7√3/2r। और ये होता क्या है, लाल बटा कक्का के हिसाब से, लाल बटा कक्का। साइन होता है लंब बटा कर्ण और कॉस होता है आधार बटा कर्ण। नीचे दोनों में क्या है, कर्ण है, और यहां हमने देखा नीचे दोनों में क्या है, 2r है। मतलब ये जिस ट्राइंगल की, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसका जो कर्ण है वो क्या है, 2r है। तो ये कर्ण आ जाएगा इसका 2r, ये कर्ण आ जाएगा 2r। साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण, ऊपर लंब है तो लंब कितना दे रहा है 7, और यहां आधार बटा कर्ण, आधार है 7√3। अब निकाल लेते हैं, बस पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस कहेंगे 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 49 इंटू 3। तो r आ जाएगा हमारा 49, 49 का 3 गुना, 104 को नहीं कर लेते हैं, 49 का 4 गुना, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 4। कोई जरूरत नहीं है 4 बार जोड़ने की या गुणा करने की, वही लिख देते हैं हम। r स्क्वायर 49 है तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, r बराबर आ जाएगा 7, r बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा आपको स्लो देखना होगा, आप देख सकते हैं इसमें पाइथागोरस लगाया है, बस यहां देखना होगा, r नीचे आ जाएगा, r नीचे आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा से हम ट्राइंगल बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है tan a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a कितना होगा। जब हम कॉट, tan और कॉट में एंगल की बात करेंगे कि a एंगल ऐसा कितना रख दें कि दोनों की वैल्यू जोड़कर 2 आ जाए, तो बड़ी फेमस और बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा फेमस वैल्यू आपको मिलेगी a इज इक्वल टू 45 डिग्री, जहां tan थीटा और कॉट थीटा दोनों का वैल्यू 1 होता है। और बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें। तो 1 और 1 हो जाएगा 2, स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो भी क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। तब भी वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पढ़ेंगे गाइज अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पिछले 5 वर्षों में एबीसी बैंक द्वारा दिए गए ऋण वितरण को तालिका में दर्शाया गया है। वो बोल रहा है किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में प्रतिशत वृद्धि मैक्सिमम है। अब हम देखें, हम सिर्फ फिगर में देखते हैं, अभी परसेंटेज में बाद में देखेंगे, फिगर में देखते हैं। यहां से यहां पर हो रहा है 10, फिर हो रहा है 85 से 125 मतलब 40, 125 से 145 का मतलब 20, और 145 से 190 मतलब 45। अब बिना सॉल्व किए हमें समझ में आएगा कि हम क्या 75 से 85 इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, 125 से 145 इसे कंसीडर नहीं करेंगे, 40 और 45 की बात अगर आती है तो वहां हम सोचेंगे
कि 2018 आंसर होना चाहिए, 2020 होना चाहिए। देखो 45 बढ़ा तो है, लेकिन कहां से बढ़ा है? 145 से, और 85 से कितना बढ़ा है? 40, लगभग आधा बढ़ा है, लगभग आधा, आधे के आसपास। 85 का आधा होता है 42.5, तो 50-45% के आसपास ये बढ़ा है। जबकि 145 पर कितना बढ़ा है? 45 बढ़ा है। 140 का ही आधा 70 होता है, तो ये 72.5 से बहुत दूर है 45। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है परसेंटेज में किस पर मिली है? 2018 में मिली है, क्योंकि परसेंटेज में ये देखा जाता है कहां से बढ़ी है। जैसे दो लोगों की सैलरी बढ़ी है, एक की 10,000 से 12,000 हो गई और एक की 60,000 से 62,000 हो गई है, तो जो वृद्धि दिखेगी ज्यादा परसेंटेज में वो दिखेगी 10 से 12 में, 60 से 62 में उतनी वृद्धि नहीं मानी जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 2018 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह क्या लिख दिए? 86 लिख दिए। कितने एक्स्ट्रा लिख दिए? 18 एक्स्ट्रा लिख दिए। इस 18 एक्स्ट्रा लिखने की वजह से कक्षा का माध्य आधा बढ़ गया, मतलब हर एक बच्चे को कितना मिल गया? 18 रुपए यदि आप लेकर आओ और आप बोलो हर एक बच्चे को आधा आधा मिल गया, तो कितने बच्चे थे? 18 रुपए आपने बांटे और हर एक को आधा आधा मिल गया। एक्स्ट्रा मतलब उसमें माध्य निकालने में, एवरेज निकालने में बराबर बराबर बांटेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये। 18 में हम 18 में जो एक्स्ट्रा था उसमें भाग लगाएंगे आधे से, कितना आ जाएगा? 36 स्टूडेंट थे, उनमें 18 रुपए बटे, तो आधा आधा हर एक को मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 36 छात्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं जो दो बिंदुओं के आंतरिक समद्विभाजन, इंटरनल इंटरसेक्शन का ही क्वेश्चन है। थर्ड हमारा पार्ट है और हम तीसरे पार्ट में भी ये क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। फॉर्मूला क्या है? x के निर्देशांक क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y के निर्देशांक y कोऑर्डिनेट क्या होगा? my2 और ny1 अपॉन m प्लस n। x1 y1 क्या दे रहा है? -3 और 7। x2 y2 क्या दे रहा है? 9 और -1। m⁻n क्या दे रहा है? ये दे रहा है 3:1, 3:1। बस वैल्यू पटक देते हैं, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू m की जगह कितना लिखना है? 3 लिखना है। x2 की जगह 9 लिखना है, प्लस n की जगह 1 और x1 की जगह -3 और नीचे 3 और 1। ये हो जाएगा 3 घटाएंगे, 3 9 बार था और 3 एक बार यहाँ पे घटाना है, 3 8 बार बचेगा, 3 8 24, 24 में 4 से भाग लगाओगे 6 आ जाएगा। फिर y लिखना है m y2 कितना है? -1 प्लस n कितना है? 1 और यहां y1 7, 3 + 1, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 4 में 4 से भाग लगाओगे 1, 6 1 ऑप्शन नंबर बी, 6 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन रहा है। इनमें से कौन सा दिए गए व्यंजक sin a cos a tan a माइनस cot a है? 0 to 90 है, सिंपल करना है, कर लेते हैं सिंपल क्या होता है? सिंपल होता है साइन और कॉस में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, वही सिंपल होता है। और ऑप्शन भी हम ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कर लो, तुम फायदे में रहोगे। तो कायदे में रह के फायदे में रहते हैं अपन, साइन ए कॉस ए, और यहां करना है हमें टेन ए। टेन क्या होगा? साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस कॉट उसका उल्टा कॉस ए अपॉन साइन ए। अब चलते हैं हम सॉरी, ये साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए, ये होगा साइन ए कॉस ए, यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए कॉस ए। ये तो देखो ऊपर से कट जाएगा साइन ए कॉस ए पूरा, यहां बचा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है।
लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सर्व समीकरण लिखवाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से कॉस हटा दें तो लिखना क्या पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक जगह हमें ऑप्शन कॉस में, दो जगह कॉस में दे रहा है, एक जगह अपन को साइन में दे रहा है। अब यहाँ 2 दे रहा है और ये 2 दे रहा है, तो हमारी मर्जी, हम किसी को भी रख के देख सकते हैं। तो पहले हम कॉस को हटा के देख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस का 1। तो साइन स्क्वायर ए कितनी बार, एक बार यहां पर और एक बार प्लस में यहां पर दिखेगा अपन को, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1। ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप गलती से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या ए लिखते तो भी हमारा आंसर नहीं आता, तो अल्टीमेटली आपको वहीं पर जाना पड़ता। या कोई भी वैल्यू पुट करके यदि करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 30, 45, 30 और 60 में से कुछ भी डालोगे, 0 भी डाल सकते हो तो भी दिखेगा, पर ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। 0 और 90 करके नहीं करोगे क्योंकि साइन और कॉस दोनों दे रहा है, पूरा 0 बन जाएगा, फिर ऑप्शंस एक से ज्यादा 0 दिखेंगे। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, वो हम तब सिखाएंगे जब पूरा टॉपिक सिखा रहे होंगे हम। यहां हम देखते हैं, वापस हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के बराबर है। मतलब इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वही किसके इक्वल है, इसके पेरीमीटर परिमाप के बराबर है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, पेरीमीटर परिमाप क्या होती है 3a। ए से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 गुना 4 और नीचे क्या है √3। ये √3 इंटू √3 होगा, ये √3 इंटू √3 होगा, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा 4√3, ये बचेगा 4√3। अब हमें क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। a आ गया, क्षेत्रफल निकालना आसान है। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर आएगा, √3/4 ए स्क्वायर आएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। 4√3 का स्क्वायर करना है, 4 का 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 का 3। 4 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 3 12। देखो और कहीं पर कोई गड़बड़, हाँ ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर, कहीं पर कुछ भी नहीं, 4 3 12, ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस आ जाने चाहिए था आंसर। √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 4√3 बिल्कुल ठीक है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर ठीक लिखा है, 4 3 12 करनी 3, 12√3। अच्छा, संख्यात्मक मान का दोगुना है, सॉरी यहां पर गलती कर ली अपन ने, संख्यात्मक मान का दोगुना है। वो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दोगुना है, तो इसे अपन को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसे डबल करना पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 8√3। 8√3 आएगा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और √3 का हो जाएगा 3। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 3 कितना हो जाएगा 48, 48√3। अप्रोच में कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी जल्दबाजी की, लाइट इतनी ज्यादा है कि वहां पर दिखाई भी उतना नहीं दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन पहले एक बार देख लेते हैं हम। तो ये दोगुना है तो वहां पर 2 से इंटू हो जाएगा परिमाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए T1 और T2 घंटे लगते हैं। धारा की गति y है और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है हमें। तो शांत जल में नाव की चाल ट्रेडिशनली हम क्या लेते हैं, x और y ले लेते हैं, नाव ले लेते हैं x और धारा ले लेते हैं y। ये हम देखते हैं। अब दोनों की कंडीशन ये है, दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। दोनों कंडीशन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है, तो बराबर क्या है,
उनके बीच की डिस्टेंस। तो पहली डिस्टेंस इज इक्वल टू दूसरी डिस्टेंस, तो d1 बराबर क्या होगा, d1 बराबर होगा d2। पहली डिस्टेंस बराबर दूसरी डिस्टेंस, d1 बराबर d2। तो रिलेशन क्या होता है दूरी का, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। विपरीत धारा की निश्चित दिशा में दूरी को तय करने में t1 और t2 समय वो दे रहा है। पहला वाला क्या बोल रहा है, विपरीत, और दूसरा वाला दिशा में। विपरीत मतलब x माइनस वाई, और टाइम कितना है t1 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और टाइम लग रहा है t2। क्या पूछ रहा है, धारा शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, मतलब x पूछ रहा है। तो x को हमें समेटते हुए एक तरफ ले जाना है, बाकी सारी चीजें हमें दूसरी तरफ कर देनी है। करते हम x t1 माइनस वाई t1 इज इक्वल टू x t2 प्लस वाई t2। x इस तरफ ले आते हैं, कॉमन लेंगे, ये बचेगा t1 माइनस t2, और ये y t1 इस तरफ ले आएंगे, y कॉमन लोगे, t1 प्लस t2। x निकालना है, x इज इक्वल टू t1 प्लस t2 y, और नीचे t1 माइनस t2। देखो किसी ऑप्शन में दिख रहा है t1 प्लस t2 y, t1 माइनस t2, ऑप्शन नंबर डी। बस देखने में लग रहा है भारी भरकम सा क्वेश्चन होगा, सिंपल देखें तो ये इजी क्वेश्चन ही था। बस ऐसे क्वेश्चन साहस से हम सॉल्व कर लेते हैं तो सिलेक्शन के लिए और हम अपनी जिम्मेदारी जो दावेदारी है वो और पुख्ता और मजबूत कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोग करते रहेंगे ऐसा। इसमें पूछ रहा है, इसको यदि सॉल्व करें डेसिमल में, पॉइंट में ले जाएं तो कितने अंक के बाद पीछे से दशमलव हमें दिखाई देगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 31 2.5 है, दशमलव इसका हटा देंगे 210 हो जाएगा। 5 से पहले काटेंगे, 5 छक्के 30 हो जाएगा, बचेगा 10, 2 62 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। 5 से हम इसको काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेगा 1 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 2, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, 20 बन जाएगा, भाग चला जाएगा 4 बार। 1 अंक के बाद दशमलव आ रहा है, आंसर होगा 1 अंक के बाद दशमलव। और देखा कहां से जाता है, पीछे से डेसिमल सिस्टम में पॉइंट देखा जाता है, डिजिट पीछे से डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है। अब 9 के गुणांक आप लिखोगे कितने, 30 गुणांक। 1 में गुणा करोगे, 2 में करोगे, 3 में करोगे, 4 में करोगे, ऐसे ऐसे कहां तक कर लोगे, 30 में कर लोगे। और फिर उसके बाद जाओगे बीच में कहां हो रहा है। जब हम 30 संख्याएं लिखते हैं तो बीच में कहां आता है, या तो 15 या 16, लेकिन 15 और 16 में से एक तो बीच में है नहीं, तो 15 और 16 के बीच वाली संख्या होती है बीच में। तो हम आंसर कैसे बताएंगे, 15 और 16 को 15वां और 16वां गुणज जोड़ के उसके बीच में पहुंचना है, मतलब आधा कर देंगे। तो 9 के गुणज निकालने हैं, 15वां और 16वें गुणज का आधा, ये हमारा आंसर बनेगा। 15 और 16 कितना होगा, 31, 31 का आधा, 31 का आधा हो जाएगा 15.5, और पहले से क्या है 9, 9 पंजे 45 का 5 पॉइंट आ जाएगा, 9 पंजे 45, 45 और 4 49 का 9, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 139.5, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप जो कंसेप्ट हमने यूज किया वो आप समझ गए होंगे कि हमें बीच में पहुंचना है, तो 15वीं और 16वीं संख्या के बीच वाली संख्या हमें निकालनी है। अब कोई जरूरत नहीं है 9 का गुणांक लिखने की, इसमें भी 9 से गुणा होता, इसमें भी होता, हमने बाहर लिख लिया, जोड़ देंगे उसके बाद कर लेंगे हम गुणा, हमने काटने के बाद गुणा कर लिया 9 से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 12 दिन में कर लेते हैं, एक साथ मिलकर पूरा काम कितने समय में वो कर लेंगे। सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस थोड़ा सा डरा रहे हैं। ऑप्शंस जो कमजोर हृदय वाले हैं, जो मैथ्स छोड़कर भागे थे, उनको लगेगा इस पापी मैथ ने फिर से हमें पकड़ लिया है। फिर सी और ए कितना समय ले रहे हैं इसे पूरा करने में, 12 दिन ले रहे हैं। एलसीएम जब हम लेने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 से कटे 15 से कटे 12 से कटे 180। ए और बी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे,
एक दिन में कितना करेंगे 10, बी और सी एक दिन में कितना करेंगे 12, ये कितना करेंगे 15। ये काम करने की स्थिति आ गई तीनों की, और ये ट्रेडिशनल है, हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना, चाहे एवरेज में हो, रेशियो में हो, टाइम एंड वर्क में, अलजेब्रा में, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे, ये पैटर्न होता है सॉल्व करने का। जोड़ेंगे इनको, a आ रहा है इसमें 2 बार, b आ रहा है 2 बार, c आ रहा है 2 बार, तो 2 बार आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, और यहां 10 और 12 22, 22 और 15 37। तो इनके एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा 37/2। ये एक दिन का काम है, काम कितना करवाना है हमें 180। अब निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी कितने समय में काम कर देंगे, 180 काम करवाना है, एक दिन में होगा 37/2। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 360/37, 360/37। 37 से हम इसमें भाग लगाएंगे, 37 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 370 होता तो 10 बार भाग चला जाता, 9 बार भाग जाएगा, 8 बार, 11 बार, 9 बार और 10 बार दे रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसे आप भाग लगा लोगे, आ जाएगा 9 सही 27/37, 27 शेषफल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। नेहा ने 30% छूट पर 1300 रुपए में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दी, उसने कितना रुपए कमा लिया? उसने खरीदी कितने में, 70% में उसने एक बुक खरीदी, अच्छा जितने की खरीदी, सॉरी, हाँ देखो नेहा ने कितने की खरीदी, उसने कितने डिस्काउंट पर खरीदी, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेके कितने की आई वो उसकी कॉस्ट प्राइस है ना। तो जो प्रॉफिट और लॉस देखेगी नेहा वो अपनी कीमत पर देखेगी, डिस्काउंट पर नहीं देखेगी, क्योंकि डिस्काउंट तब हम कंसीडर करते जब प्रिंट की बात की जाती है आगे कि इतने डिस्काउंट पर बेच रही है या प्रिंट पर बेच रही है, कुछ भी वैसी कोई बात नहीं है, तो हम उस डिस्काउंट को छोड़ देंगे। 1300 में वो लेकर आई, तो 100% कितना है नेहा के लिए 1300, कितना 30% कमाना है, 130% में उसको बेचना है, तो 100% कितना है, 100% है उसके लिए कितना 1300, और उसे चाहिए 130%, 13 उसे कितना, उसने कितना कमाया, देख लेते हैं कितना कमाया, 13 169। उसने कितने में बेच दी, उसने बेच दी 1690 में। प्रॉफिट निकालना है तो इसका 30% निकाल लो तो भी प्रॉफिट आ जाएगा 390। 1300 की खरीदी, 1690 की बेची, कमा कितना लिया 390। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो अपन को यहाँ पर 30 ही लिखना है, जिस अप्रोच से अपन सॉल्व करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है। 100% 1300 है तो 30% कितना होगा 390, ये एग्जैक्ट आंसर, ये प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस पूछता तो 1690। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, पाइप ए किसी खाली टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। मतलब अकेला यदि चल रहा है पाइप ए तो 14 घंटे लग रहे हैं, बी साथ में है तो टाइम कितना लग रहा है इसमें, 12 घंटे का समय लग रहा है। एलसीएम इसका निकालने जाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 छक्के 84 एलसीएम हो जाएगा। एक घंटे में कितना काम करेगा 6, और ए और बी दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे 7। जब दोनों साथ में होते हैं तो 7 काम करते हैं, ए अकेला 6 काम कर रहा है, तो बी अकेले के बारे में पूछा जा रहा है कितना करेगा। जब ए 6 कर रहा है तो बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 1, तो बी का आ जाएगा 84/1, मतलब पूरा कितने घंटे लेगा 84 घंटे लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस सेशन के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या क्या सुधार चाहते हैं या और क्या आप लोग चाहते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को, थैंक यू ऑल।